Good morning, students. Today we are going to discuss the secondary functions of commercial banks. There are two types of secondary functions. One is agency function and other is general utility services. Firstly, we are going to discuss the agency functions. First one is collection and payment of various items. A bank collects check, rent, interest, etc. on the behalf of its customer and pays tax, insurance, premium, etc. as per their instructions. बैंक अपने कस्टमर्स के लिए बहुत सारे रोल प्ले करता है. अगर आपकी कोई बिल्डिंग रेंट पर है तो आप बैंक को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि आप हमारी बिल्डिंग का रेंट कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए. अगर आपके वेरियस बैंक्स में बैंक अकाउंट है, उनमें बहुत सारा मनी डिपॉजिट है, तो आप बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो कि आप हमारे अलग अलग बैंकों से जो हमारा अमाउंट वहाँ डिपॉजिट है उस पर जो हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो सारा इंटरेस्ट कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए. तो बैंक आपके बिहाफ पर आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. अगर आपने अपना कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, कोई टैक्सेस पे करने हैं, तो आप बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो. बैंक आपके बिहाफ पर ये सारा काम करेगा. बैंक आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा, जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम की इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा. कोई टैक्सेस आपने पे करने हैं तो आपके बिहाफ पर बैंक वो टैक्सेस भी पे करेगा. बैंक आपको जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा बदले में आपसे क्या लेगा, कुछ कमीशन चार्ज करेगा. नेक्स्ट वन इज परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज. A bank performs the function of selling and purchasing securities on behalf of its customers. बैंक अपने कस्टमर्स के बिहाफ पर जिन कस्टमर्स को सिक्योरिटीज़ के डीलिंग्स में, शेयर्स, डिबेंचर्स, उन सब की डीलिंग में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो अपनी मनी दे सकते हैं बैंक्स को और बैंक उनके बिहाफ पर शेयर्स और डिबेंचर्स को सेल परचेज करने का काम करेगा. ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर्स. As per the instructions of their customer, bank perform the functions of a trustee and executor of their assets. कुछ पर्सन अपनी प्रॉपर्टी का जितनी उनके पास एसेट्स होती हैं उन सब का ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर किसे अपॉइंट कर देते हैं, बैंक को अपॉइंट कर देते हैं. जब आप अपनी प्रॉपर्टी का ट्रस्टी या एग्जीक्यूटर बैंक को अपॉइंट कर देते हो तो आपके जो नॉमिनी हैं वो आपकी प्रॉपर्टी, आपकी एसेट्स को बिना बैंक की परमिशन के सेल नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज रिमिटेंस ऑफ मनी. रिमिटेंस मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज आल्सो डन बाय द बैंक. दिस इज डन थ्रू बैंक ड्राफ्ट्स. रिमिटेंस मनी का मतलब मनी को ट्रांसफ़र करना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर. अगर आप मनी को सेफली ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप किसकी हेल्प ले सकते हो, बैंक्स की हेल्प ले सकते हो. बैंक्स जो है आपको बैंक ड्राफ्ट बनाकर देते हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी मनी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सेफली ट्रांसफ़र कर सकते हो. लेकिन आज का जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसमें क्या है, हमारे पास बहुत सारे ई बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं, जैसे डेबिट कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस हैं, NEFT हैं, RTGS हैं, जो कि ज़्यादा पॉपुलर हैं. जब ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स थे उस टाइम पर हम बैंक ड्राफ्ट्स को यूज़ करते थे. आज बैंक ड्राफ्ट्स का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल कम है. लोग ई बैंकिंग फैसिलिटीज़ को ही यूज़ कर रहे हैं. लेकिन बैंक ड्राफ्ट्स आज भी बैंक्स में बनाए जाते हैं. अगर आप उनको यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो. बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, एक चेक की तरह एक फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट के ऊपर बैंक आपको पूरा प्रूफ दे देता है कि आपकी मनी हमारे बैंक में जमा है एक पर्टिकुलर प्लेस पर, और आप जिस भी दूसरे प्लेस पर उस मनी को ट्रांसफ़र करना चाहते हो बैंक उस बैंक का आपको ड्राफ्ट बनाकर देगा और आप पर्टिकुलर प्लेस पर जाकर अपनी मनी वहाँ से रिसीव कर सकते हो. अभी नेक्स्ट हम बैंक ड्राफ्ट्स के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं. वैसे नेक्स्ट वन इज परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. Bank encourage the foreign trade by selling and purchasing the foreign exchange. Generally, this function is performed by the foreign commercial banks and some authorized branches of the public sector bank. देखिए, अगर आप फॉरेन में ट्रेड करते हो, फॉरेन में ट्रेड करने के लिए आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो फॉरेन करेंसी आपको कौन अवेलेबल करवा रहा है, बैंक्स ही अवेलेबल करवा रहे हैं. अगर आपके पास फॉरेन की करेंसी है, वहाँ पर आपने कुछ माल सेल किया है तो आपको पेमेंट फॉरेन की करेंसी में हुई है,
तो आप वो फॉरेन करेंसी बैंक में डिपॉजिट कराकर इंडियन करेंसी ले सकते हो। अगर आप फॉरेन से कोई गुड्स मंगवाना चाहते हो, आपके पास इंडियन करेंसी है, आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है, तो आप बैंक से फॉरेन करेंसी ले सकते हो इंडियन करेंसी वहाँ डिपॉजिट करवाने के बाद। नेक्स्ट इज लेटर ऑफ रेफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बैंक प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ देयर कस्टमर्स to traders of the same or other countries in the same manner. Banks collect the same information about traders of the same or other countries for their customers. देखो, अगर हम किसी दूसरी कंट्री में बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट हम उस ट्रेडर की इंक्वायरी करना चाहते हैं कि जिस ट्रेडर के साथ हम डीलिंग्स करने जा रहे हैं वो ट्रेडर अच्छे करेक्टर का पर्सन भी है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ से मनी सेंड कर दें और वहाँ से गुड्स ना आए, ठीक है। और मतलब हम ये बिल्कुल वेरीफाई करना चाहते हैं कि वो ट्रेडर जो है बिल्कुल सही पर्सन है या नहीं है, वो जिस कंपनी के साथ हम बिजनेस करना चाह रहे हैं वो कंपनी ओरिजिनल कंपनी है या नहीं है, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेक ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन जो है अगर किसी फॉरेन की कंपनी के साथ ट्रेड करने जा रहा है तो वो फॉरेन में जाकर पहले उस ट्रेडर की इंक्वायरी करेगा। नहीं, ऐसा पॉसिबल होना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए उसे बहुत सारा टाइम चाहिए, बहुत सारी मनी चाहिए। तो इसलिए बैंक्स आपकी हेल्प करते हैं कि बैंक आपको वो इंक्वायरी करके देते हैं। फॉरेन में आप जिस भी ट्रेडर के साथ, सेम कंट्री में भी बैंक आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल करवाते हैं कि अगर कोई एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन किसी दूसरे ट्रेडर के साथ कोई डीलिंग करना चाहता है और वो ट्रेडर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है कि वो ट्रेडर सही है या नहीं है, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फेक है या रियल है, ठीक है, तो वो बैंक से कंसल्ट कर सकता है। बैंक उसे सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस ट्रेडर के बारे में कलेक्ट करके देगा। और इस सारे प्रोसेस में जो भी बैंक आप अपने कस्टमर को रिटर्न में इंफॉर्मेशन देगा वो क्या होगा, लेटर ऑफ रेफरेंस होगा। नेक्स्ट इज बैंक ड्राफ्ट। ए बैंक ड्राफ्ट इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट with the help of which money can be remitted from one place to another. Anyone can obtain a bank draft after depositing the money in the bank. The bank charges some commission when issuing a bank draft. The amount of commission varies from bank to bank. A bank may issue bank draft even free of cost depending on the customer relation with the bank. जब हम ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स में थे, जब हमारे पास नेट बैंकिंग जैसी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ई बैंकिंग सिस्टम्स नहीं थे, ठीक है, तब बैंक ड्राफ्ट ही एक मेन पेमेंट का जो है वो सोर्स थे। बैंक ड्राफ्ट की हेल्प से ही बिजनेसमैन अपनी पेमेंट्स किया करते थे। एग्जाम्पल से हम इसे क्लियर करते हैं कि एक ट्रेडर जो है वो हिसार में रहता है और उसे अपने दिल्ली के बिजनेसमैन को पेमेंट करनी है। अब बहुत बड़ा अमाउंट अगर पेमेंट करना है तो कैश कैरी करके ले जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए बिजनेसमैन जो है वो बैंक से क्या बनवाते थे, ड्राफ्ट बनवाते थे। अब हिसार के बिजनेसमैन ने एक बैंक ड्राफ्ट रेडी करवाया, किसके फेवर में, दिल्ली के बिजनेसमैन, दिल्ली के उसका जो ट्रेडर है उसके फेवर में उसने एक बैंक ड्राफ्ट रेडी करवाया। अगर आप हिसार के बिजनेसमैन के पास पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट है तो वो अपने अकाउंट में से मनी ट्रांसफ़र करवा कर भी बैंक ड्राफ्ट बनवा सकता है। उसका उस बैंक में अकाउंट नहीं है जिससे वो बैंक ड्राफ्ट बनवाने जा रहा है, तो वहाँ पर वो कैश बैंक को देगा और बैंक उसे बैंक ड्राफ्ट बनाकर दे देगा। बैंक ड्राफ्ट चेक की तरह ही एक फॉर्मेट होता है, एक पेपर नोट होता है। अब बिजनेसमैन के पास क्या आ गया, बैंक ड्राफ्ट आ गया। हिसार के बिजनेसमैन ने दिल्ली के बिजनेसमैन को वो बैंक ड्राफ्ट बाय पोस्ट, बाय कोरियर या किसी बाय हैंड जो है डिलीवर कर दिया। अब दिल्ली का जो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा, पर्टिकुलर बैंक में जाएगा और उस बैंक से वो मनी क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। इस तरह से बिजनेसमैन अपनी डीलिंग्स करते थे विद द हेल्प ऑफ बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट जिस बैंक से बनवाया जाता है, अब सबसे पहले बैंक ड्राफ्ट बनवाया किसने, हिसार के बिजनेसमैन ने। अब हिसार के बिजनेसमैन ने जो बैंक ड्राफ्ट बनवाया तो बैंक जो है कमीशन चार्ज करेगा किससे, हिसार के बिजनेसमैन से। दिल्ली के बिजनेसमैन से बैंक कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करेगा। अब कमीशन हर बैंक की अलग अलग हो सकती है और ये हो सकता है कि अगर कस्टमर उनका रेगुलर कस्टमर है, कुछ बैंक ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते थे कि अपने रेगुलर कस्टमर से वो कमीशन चार्ज नहीं भी करते थे।
नेक्स्ट वन इज बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर. ए बैंकर चेक और पे ऑर्डर इज ऑलमोस्ट लाइक ए बैंक ड्राफ्ट. बैंकर्स चेक जो है वो बिल्कुल बैंक ड्राफ्ट की तरह ही होता था, लेकिन बैंक ड्राफ्ट जो है वो आउट स्टेशन के लिए होते थे. अगर हिसार के बिजनेसमैन ने दिल्ली, जालंधर, ठीक है, पटियाला कहीं और पेमेंट करनी है तो वो क्या यूज करेगा? बैंक ड्राफ्ट यूज करेगा. लेकिन अगर हिसार के बिजनेसमैन ने विद इन हिसार पूरी सिटी के अंदर ही, अपनी ही सिटी के अंदर पेमेंट करनी है किसी दूसरे बिजनेसमैन को, तो वो पे ऑर्डर यूज करेगा, बैंकर्स चेक यूज करेगा. यानी कि अगर आपने विद इन टाउन अपनी ट्रांजैक्शन करनी है तो आप क्या यूज कर सकते हो? बैंकर्स चेक या पे ऑर्डर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो. पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक के ऊपर कमीशन थोड़ा कम चार्ज करता है बैंक, क्योंकि वो लोकल होता है, और आउट स्टेशन के लिए हायर कमीशन चार्ज किए जाते हैं. दैट्स ऑल अबाउट द एजेंसी फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स. Now come to the some general utility services that provided by the banks to its customers. First one is locker facility. Banks provide locker facilities to its customers where customer keep their gold and silver ornaments and other important papers safely. The annual rent for the use of these lockers is very low. Next is traveler checks and letter of credit. जब हमारे पास एटीएम जैसी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का सिस्टम नहीं था, यानी कि ई बैंकिंग सिस्टम्स नहीं थे, तब ट्रैवलर चेक्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था. ट्रैवलर चेक्स रियल में क्या थे कि अगर आप कहीं पर घूमने के लिए जा रहे हो तो बैंक आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता था कि आपको स्मॉल अमाउंट्स के कुछ चेक्स, ट्रैवलर चेक्स बनाकर दे दिए जाते थे, और आप उस पर्टिकुलर सिटी में जहाँ पर आप घूमने के लिए गए हो वहाँ जाकर उन बैंक से वो छोटे छोटे अपने चेक्स जो हैं वो कैश करवा लेते थे, जिससे आपकी मनी जो है वो लॉस्ट होने का जो डर है वो ख़त्म हो जाता था. कि आपने घूमने जाना है, अगर आप 1 लाख रुपीज़ कैरी करके जा रहे हो, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा कि आपके 1 लाख रुपीज़ वहाँ पर लॉस्ट हो सकते हैं. लेकिन अगर आपने 1 लाख रुपीज़ के 7-8 चेक बैंक से बनवा लिए हैं, ट्रैवलर्स चेक बनवा लिए हैं, 10,000 के 10 चेक्स बनवा लिए हैं हमने, तो हम जिस स्टेशन पर घूमने के लिए गए हैं हम वहाँ क्या करेंगे? अगर पर्टिकुलर स्टेशन पे हमें 20,000 की ज़रूरत है तो हम पर्टिकुलर बैंक में जाएंगे और वहाँ से अपने ट्रैवलर चेक को कैश करवाएंगे और 20,000 रुपीज़ यूज़ कर लेंगे. हमारे 80,000 रुपीज़ के जो ट्रैवलर चेक हैं वो हमारे पास सेफ मोड में पड़े हुए हैं. नेक्स्ट इज लेटर ऑफ क्रेडिट. अब लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा. अगर आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड में रहा होगा तो वहाँ ये टर्म यूज होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट. अब क्या होता है कि बैंक्स अपने कस्टमर को लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है, यानी कि बैंक अपने कस्टमर के लिए गारंटर का रोल प्ले करता है. किस तरह से वो गारंटर का रोल प्ले कर रहा है हम डिस्कस करते हैं अभी. देखिए, एक पर्सन है मिस्टर ए, वो जो है जापान से कुछ गुड्स जो हैं इंपोर्ट करना चाहते हैं. अब वहाँ पर उन्होंने अपने ट्रेडर की इंक्वायरी कर ली है, सब उनकी बिजनेस डील्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं, वो इंपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, सामने वाली पार्टी उनको गुड्स देने के लिए रेडी है. अब सामने वाली पार्टी जिससे मिस्टर ए ने डील की है वो मिस्टर ए को कहती है कि आप हमारे को पहले मनी सेंड कर दीजिए, फिर हम आपको गुड्स सेंड कर देते हैं. अब मिस्टर ए ये सोच रहे हैं कि अगर मैं पहले मनी सेंड कर देता हूँ और गुड्स ही ना आए तो मेरे तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा. और सामने वाली पार्टी को वो कहते हैं कि आप पहले गुड्स सेंड कर दीजिए, उसके बाद मैं मनी सेंड कर दूंगा. अब सामने वाली पार्टी जो जापान का हमारा एक्सपोर्टर है वो क्या सोचेगा कि अगर मैं गुड्स सेंड कर देता हूँ और मेरे पास मनी ही ना आए तो मुझे बहुत लॉस हो जाएगा. दोनों ही बिजनेसमैन, मिस्टर ए भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और जापान का जो ट्रेडर है वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है. अब दोनों ही बिजनेसमैन अपनी जगह ठीक है. अब दोनों ही अपना रिस्क क्या करके चलना चाहते हैं? कवर करके चलना चाहते हैं. तो मिस्टर ए एक सजेशन देंगे जापान के ट्रेडर को कि मैं आपको एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे देता हूँ. अब मान लो उन दोनों के बीच में 1 करोड़ की डीलिंग हुई है, तो मिस्टर ए अपने पर्टिकुलर बैंक से, किसी भी बैंक से जिसके वो रेगुलर कस्टमर होंगे, वहाँ जाकर 1 करोड़ का लेटर ऑफ क्रेडिट रेडी करवाएंगे और वो लेटर ऑफ क्रेडिट जापान के ट्रेडर को सेंड कर दिया जाएगा. अब वो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? एक तरह से गारंटी लेटर है, जिसमें क्या राइट किया होगा? बैंक राइट करेगा, बैंक गारंटी लेगा मिस्टर ए की
कि एक पर्टिकुलर डेट को मिस्टर ए जो हैं 1 करोड़ रुपीस की पेमेंट कर देंगे, और अगर मिस्टर ए पर्टिकुलर डेट को 1 करोड़ रुपीस की पेमेंट नहीं करते हैं तो उनके बिहाफ पर वो बैंक जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहा है वही बैंक जापान के ट्रेडर को 1 करोड़ रुपीस की पेमेंट करेगा। तो अब आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई होगी कि लेटर ऑफ क्रेडिट सिर्फ ट्रस्ट वर्दी पर्सन्स को ही बनाकर दिया जाता है। कोई बैंक आपकी गारंटी तभी लेगा जब आप उस बैंक के ट्रस्ट वर्दी कस्टमर होगे। लेकिन आज का जो कॉमन ट्रेंड चल रहा है, बैंक्स क्या करते हैं कि 1 करोड़ रुपीस जितनी डीलिंग हुई है, ठीक है, दोनों ट्रेडर्स के बीच में, उसका कुछ परसेंट ऑलरेडी अपने बैंक में डिपॉजिट करवा लेते हैं कस्टमर से। अब यानी कि मिस्टर ए को 1 करोड़ का कुछ परसेंट, जो भी बैंक का रूल होगा, जो है वो बैंक में डिपॉजिट पहले करवाना होगा, तभी बैंक उनको 1 करोड़ रुपीस का लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा। अब लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हो चुका है, मिस्टर ए वो लेटर ऑफ क्रेडिट जापान के ट्रेडर को सेंड करेंगे, जापान का ट्रेडर उनको गुड्स सेंड करेगा, गुड्स जब ए को रिसीव हो जाएंगी तो ए जो है उनको पेमेंट कर देगा। दोनों ही पार्टीज ने अपने जो बिजनेस डीलिंग्स हैं उनको क्या रखा, सेफ मोड में रखा, कि मिस्टर ए ने ये सेफ मोड रखा कि गुड्स आ जाएंगी तो पेमेंट कर दूंगा, और जापान के ट्रेडर ने ये सेफ मोड रखा कि उसके पास क्या है, एक गारंटी लेटर है उसके पास कि अगर मिस्टर ए पेमेंट नहीं करते हैं तो उनके बिहाफ पर कौन पेमेंट करेगा, वो बैंक पेमेंट करेगा जो उनको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहा है। लास्ट वन इज बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। एज the bank are aware of the economic conditions of the particular country, they can advise their customers on financial matters by collecting business information and statistics. बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही हमें बिजनेस सिक्योरिटीज़ में जो शेयर्स हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करवा रहा है, बैंक प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि बैंक्स को उस पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या होने वाला है, उसका फ्यूचर क्या है फाइनेंशियल मार्केट का, उसकी इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर्स को कौन प्रोवाइड करवाता है, बैंक प्रोवाइड करवाता है। तो इस तरह से बैंक कुछ एजेंसी फंक्शंस परफॉर्म करता है और कुछ जनरल यूटिलिटी सर्विसेज परफॉर्म करता है। That's all about the secondary functions of the commercial banks. Thank you very much and have a nice day.